country where 80% of all medical bills are paid out of pocket. जहां यूएस में 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है, यूके में 12%, जर्मनी में 13%, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन India has the highest number of people with heart conditions in the world. The majority have no chance of survival because their families are unable to afford an operation. Meanwhile, the costs are skyrocketing. For a lot of people, even basic medical procedures are becoming unaffordable. So, what you see is not a health problem only. It is an economic problem. कभी हॉस्पिटल का बिल देख के शॉक लगा है? डॉक्टर ने बोला था 50,000, फाइनल बिल आया 1.5 लाख का। इंश्योरेंस लिया था प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन प्रीमियम हर साल बढ़ता ही जा रहा है। टेस्ट महंगी, मेडिसिन महंगी, ट्रीटमेंट तो हर साल और एक्सपेंसिव होता जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, पूरे इंडिया में हेल्थ केयर कॉस्ट शॉकिंग स्पीड से बढ़ रही है। बट एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है? क्या हॉस्पिटल का कॉस्ट जेन्युइनली बढ़ रहा है, या हेल्थ केयर सिस्टम का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है जहां प्राइस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है? इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे मेडिकल इन्फ्लेशन होता क्या है, इंडिया में हेल्थ केयर इतना फास्ट महंगा क्यों हो रहा है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी पर क्या पड़ता है, और क्या इस प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन पॉसिबल है? क्योंकि हेल्थ केयर बेसिक नीड है, पर इंडिया में ये स्लोली लग्जरी बनता जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं एक सिंपल कंसेप्ट, मेडिकल इन्फ्लेशन। नॉर्मल इन्फ्लेशन क्या होता है? दूध, पेट्रोल, रेंट, टाइम के साथ इनके प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। ये हो गया इन्फ्लेशन, जो कि अभी है 6%। लेकिन हेल्थ केयर में जो प्राइस इंक्रीज होता है वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से डबल से भी ज्यादा स्पीड पर हो रहा है। मतलब पूरा हेल्थ केयर इकोसिस्टम महंगा होता जाता है। आज के टाइम पे इंडिया का मेडिकल इन्फ्लेशन रेट अराउंड 14% एस्टिमेट किया गया है। और सबसे वरींग चीज, इंडिया में हेल्थ केयर का लगभग आधा खर्चा लोग अपनी पॉकेट से पे करते हैं, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन के पास प्रॉपर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन नहीं होता, और जो इंश्योरेंस है वो भी ऑफन लिमिटेड कवरेज देता है। इसका मतलब जब हेल्थ केयर महंगा होता है तो इम्पैक्ट डायरेक्ट हाउस होल्ड बजट पर पड़ता है, और इसी वजह से मेडिकल इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इशू बन जाता है। तो नेचुरली आपके मन में सवाल आएगा कि हेल्थ केयर का कॉस्ट इतनी फास्ट स्पीड से बढ़ता क्यों है? इसका आंसर समझने के लिए पहले एक अनकंफर्टेबल रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल भी एक बिजनेस ही है। एक मॉडर्न हॉस्पिटल बनाना एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया की मेट्रो सिटी में एक हॉस्पिटल बनाने का कॉस्ट रफली 2 करोड़ पर बेड तक जा सकता है। मतलब अगर 500 बेड का हॉस्पिटल बनाना है तो इन्वेस्टमेंट इजीली 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ बिल्डिंग कॉस्ट नहीं है, लैंड, मशीन्स जैसे MRI, सिटी स्कैन एक्सेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलाइज स्टाफ, टेक्नोलॉजी, सब कुछ इंक्लूड होता है। सो ज्यादातर हॉस्पिटल्स लोन लेके बिल्ड करे जाते हैं। मतलब डे 1 से हॉस्पिटल्स पर लोन रिपे करने का प्रेशर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में रेवेन्यू जनरेट करना सर्वाइवल बन जाता है, और यही से कॉस्ट प्रेशर पूरे सिस्टम में पुश होना स्टार्ट होता है। सेकेंड थिंग इज इंसेंटिव स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। अब इसी के साथ एक सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम आती है। हॉस्पिटल्स इंटरनली कुछ मेट्रिक्स ट्रैक करते हैं, जैसे कितने पेशेंट्स ओपीडी में आए, उनमें से कितने एडमिट हुए, उनसे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, बेसिकली कन्वर्जन रेट, कंसल्टेशन से लेके सर्जरी तक। इसी को कहते हैं OPIP रेट, विच इज आउट पेशेंट इन पेशेंट कन्वर्जन रेट। थिंक ऑफ इट लाइक अ सेल्स फनल। अगर इंडस्ट्री एवरेज 10% OPIP रेट से चल रहा है और कोई डॉक्टर 6% ही कर पाता है, तो उस पर प्रेशर क्रिएट होता है नंबर्स इंप्रूव करने का। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, ये डॉक्टर्स वर्सेस पेशेंट वाली स्टोरी नहीं है। डॉक्टर्स भी इसी सिस्टम में फंस जाते हैं। हॉस्पिटल्स को इन्वेस्टमेंट रिकवर करना होता है और सिस्टम रेवेन्यू ड्रिवन होता है। इसे एक सिंपल एनालॉजी समझते हैं। अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉय की सैलरी सेल्स टारगेट पर डिपेंड करे तो फोकस नेचुरली सेल्स पर शिफ्ट होगा, और कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम में भी सिमिलर इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स यानी डॉक्टर्स की नहीं, बल्कि सिस्टम के डिजाइन की है। और तीसरी सबसे कंफ्यूजिंग चीज, प्राइसिंग। इंडिया में हेल्थ केयर प्राइसिंग मोस्टली ट्रांसपेरेंट नहीं होती। सेम ट्रीटमेंट, सेम हॉस्पिटल, फिर भी बिल कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल, सर्जरी का पैकेज 2.5 लाख बताया, बट फाइनल बिल 4 लाख का बन गया। रीजन एक्स्ट्रा कंज्यूमेबल, एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। और प्राइसिंग मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है। पैकेज वर्सेस ओपन बिलिंग, इंश्योरेंस वर्सेस कैश पेमेंट, प्राइवेट रूम वर्सेस शेयर्ड रूम, और आप नेगोशिएट कितना अच्छे से कर रहे हो। सेम MRI टेस्ट आउट पेशेंट के लिए एक प्राइस और एडमिटेड पेशेंट के लिए 3x प्राइस तक डिफरेंस रिपोर्ट हुआ है। इमेजिन करो आप रेस्टोरेंट गए और वहां मेन्यू पे प्राइजेस ही ना लिखे हो, या फिर जो प्राइजेस लिखे हो उससे ज्यादा आपको चार्ज करा जाए, या फिर फ्लाइट लैंड होने के बाद एयरलाइन एक्स्ट्रा चार्ज मांगे। साउंड्स अब्सर्ड, लेकिन हेल्थ केयर में यही हो रहा है। तो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, रेवेन्यू प्रेशर और अनक्लियर प्राइसिंग, ये 3 सिस्टम लेवल रीजंस हेल्थ केयर को कंटिन्यूअसली महंगा बना रहे हैं। लेकिन इंडिया में सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इंडिया में हेल्थ केयर का कॉस्ट सिर्फ हॉस्पिटल बिजनेस मॉडल की वजह से नहीं बढ़ता, सिस्टम लेवल प्रॉब्लम्स भी सिचुएशन को और डिफिकल्ट बना देते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में मेजॉरिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर का प्राइमरी मॉडल क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट करना।
जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस उतना ज्यादा कॉस्ट प्रेशर सिस्टम में बिल्ड होता है। दूसरी चीज, पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग रिलेटिवली लो है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज, लॉन्ग वेटिंग टाइम, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, तो लोग नेचुरली प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट करते हैं। डिमांड प्राइवेट सेक्टर पर इंक्रीज होती है और डिमांड बढ़ने से प्राइस प्रेशर और इंक्रीज होता है। और एक हिडन फैक्टर भी है, मॉडर्न हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, MRI मशीन्स, रोबोटिक सर्जरी सिस्टम्स, एडवांस डिवाइसेस, इनमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होती है, जिसमें इंपोर्ट कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस टेक्नोलॉजी अपग्रेड कॉस्ट, ये सब फाइनल ट्रीटमेंट कॉस्ट को और पुश करते हैं। तो इंडिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, लो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई प्राइवेट डिपेंडेंसी, लिमिटेड प्राइस कंट्रोल, और जब सिस्टम का फाउंडेशन ही ऐसा हो, मेडिकल इन्फ्लेशन नेचुरली फास्ट हो। लेकिन इसका रियल इंपैक्ट सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है? कॉमन लोगों पर। सबसे पहला इंपैक्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेस। इंडिया में हेल्थ केयर का ऑलमोस्ट हाफ एक्सपेंस लोग अपनी पॉकेट से पे करते हैं। मतलब जब ट्रीटमेंट महंगा होता है तो डायरेक्ट हिट हाउस होल्ड बजट पर पड़ता है। एक सीरियस इलनेस का मतलब हो सकता है आपकी ईयर्स की सेविंग्स खत्म, इमरजेंसी लोन्स लेने की जरूरत पड़ना, असेट्स बेचना या लॉन्ग टर्म डेब्ट में चले जाना। इंश्योरेंस होने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कवरेज लिमिट्स होते हैं, हिडन इंक्लूजन्स होते हैं और फाइनल बिल काफी बार इंश्योरेंस कवर से ज्यादा हो जाता है। दूसरा, जब ट्रीटमेंट महंगा होता है लोग ट्रीटमेंट डिले करते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाद में देखते हैं, अभी मैनेज कर लेंगे। रिजल्ट, छोटी प्रॉब्लम सीरियस डिसीज बन सकती है, क्रॉनिक कंडीशंस वर्सन हो जाती है, हेल्थ आउटकम्स और खराब हो जाते हैं। मतलब हाई कॉस्ट इनडायरेक्टली हेल्थ रिस्क भी क्रिएट करता है। और सबसे बड़ा इंपैक्ट, इनइक्वालिटी। रूरल एरियाज में क्वालिटी हेल्थ केयर एक्सेस ऑलरेडी लिमिटेड होता है, ट्रैवल कॉस्ट प्लस ट्रीटमेंट कॉस्ट मिला के एक डबल बर्डन बन जाता है। मिडिल क्लास भी सेफ नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का वेट अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल का कॉस्ट अफोर्ड करना डिफिकल्ट है। रिजल्ट, हेल्थ केयर सिस्टम ग्रेजुअली इनइक्वालिटी को और वाइडन करता है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है आयुष्मान भारत स्कीम। इस स्कीम के अंडर एलिजिबल फैमिलीज को 5 लाख तक का एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। लैक्स ऑफ फैमिलीज को इसका बेनिफिट मिला है, स्पेशली मेजर हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कवर करने में हेल्प मिलती है। मतलब अगर किसी फैमिली को सीरियस सर्जरी या हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत हो तो फाइनेंशियल बर्डन काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है अवेयरनेस। बहुत लोग एलिजिबल होने के बाद भी स्कीम का बेनिफिट यूज नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कवर्ड है। और कुछ लोग फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं अपनी फेक इनकम सर्टिफिकेट दिखा के, जिनसे जरूरतमंद और पीछे रह जाते हैं। दूसरी लिमिटेशन है कवरेज स्कोप। स्कीम प्राइमरली हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कवर करती है, लेकिन हेल्थ केयर एक्सपेंस के और भी मेजर पार्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक, रेगुलर ट्रीटमेंट। इन्हें OPD यानी आउट पेशेंट एक्सपेंसेस बोलते हैं और ये एक्सपेंसेस यूजुअली कवर नहीं होते। मतलब डेली हेल्थ केयर कॉस्ट अभी भी लार्जली पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन मेडिकल इन्फ्लेशन जैसे लार्ज सिस्टमिक इशू को कंट्रोल करना अभी भी एक ऑनगोइंग चैलेंज है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कुछ इंडिया जैसी ही कंट्रीज ने इस प्रॉब्लम को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है और वहाँ मेडिकल इन्फ्लेशन का प्रेशर भी रिलेटिवली कम है। एग्जाम्पल जैसे थाईलैंड, यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड करती है। मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन को बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू एक्सेसिबल होती है। रिजल्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल पर डिपेंडेंसी कम, कॉस्ट प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा है ब्राजील। ब्राजील का एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है जो लार्ज पॉपुलेशन को फ्री या सब्सिडाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होने से हेल्थ केयर एक्सेस वाइड हो जाता है और प्राइसेस मार्केट फोर्सेस पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं करते। सो इन समरी, जहां पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वहां मेडिकल इन्फ्लेशन का प्रेशर नेचुरली कंट्रोल होता है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन इज, इंडिया में सिचुएशन बेटर करने के लिए क्या चेंज होना चाहिए? अगर मेडिकल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सोल्यूशन भी सिस्टम लेवल पर ही आएगा। सबसे पहला, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी। पेशेंट्स को ट्रीटमेंट का क्लियर कॉस्ट पहले पता होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड बिलिंग हो, हिडन चार्जेस कम हो ताकि हेल्थ केयर प्रेडिक्टेबल बन सके। दूसरा, स्ट्रॉन्गर पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी और क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए ताकि लोगों को प्राइवेट सेक्टर पर कंप्लीटली डिपेंडेंट ना रहना पड़े। जितना स्ट्रॉन्ग पब्लिक सिस्टम होगा उतना कॉस्ट स्ट्रक्चर नेचुरली बैलेंस होगा। तीसरा, इंश्योरेंस सिस्टम को और इफेक्टिव बनाना, बेटर कवरेज, क्लियर पॉलिसीज और आउट पेशेंट एक्सपेंसेस तक प्रोटेक्शन, ताकि इलनेस फाइनेंशियल क्राइसिस ना बन जाए। और सबसे फंडामेंटल चेंज माइंडसेट का। हेल्थ केयर को सिर्फ एक सर्विस या बिजनेस नहीं, एक बेसिक सोशल नेसेसिटी की तरह ट्रीट करना होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हेल्थ केयर लग्जरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर सिस्टम अफोर्डेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस करे तो मेडिकल इन्फ्लेशन सिर्फ कंट्रोल ही नहीं हो सकता, बल्कि लोगों का ट्रस्ट भी सिस्टम पे वापस आ सकता है। दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए रीड राइड रिपीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।